नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के दांव से सीएम केसीआर को लगते झटके की, खड़गे की वार से बेचैन पीएम मोदी की, बात करेंगे 2002 के गुजरात मामले में आरोपियों की रिहाई की, पहलवानों के मुद्दे पर बेबस बीजेपी की, साथ ही जानेंगे फिल्म आदिपुरुष पर क्यों भड़के लोग, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राजस्थान में तूफान बिपरजॉय के असर की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फिल्म आदिपुरुष पर भड़के सीएम भूपेश बघेल, कहा हनुमान जी से बुलवाए गए बजरंग दल जैसे डायलॉग, जवाब दे मोदी सरकार। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बाद अब तेलंगाना में बुर्के पे शुरू हुआ विवाद। हैदराबाद के कॉलेज में छात्राओं का दावा, आधे घंटे इंतजार कराया, बुर्का हटाने के बाद ही देने दिया गया एग्जाम। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले को राज्य निर्वाचन आयोग ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती का दिया है आदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल, भारत यूएस का साथ आना जरूरी। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में बीजेपी से सत्ता छीनने के बाद अब कांग्रेस की नजर दक्षिण भारत के दूसरे राज्य तेलंगाना पर है। पार्टी ने यहां अभी से ही अपनी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी ने पिछले महीने ही राज्य में बड़ी रैली की थी और अब राहुल गांधी भी तेलंगाना जा रहे हैं। राहुल के तेलंगाना पहुंचने की खबर से ही सत्ताधारी बीआरएस को बड़े झटके लगते दिख रहे हैं। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस में उत्साह चरम पर है। अब पार्टी की नजरें उन राज्यों पर है जहां इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की सक्रियता चुनावी राज्यों में बढ़ गई है। जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना से कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। इसलिए तेलंगाना की बीआरएस सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है और इसी बार बीआरएस से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस सांसद वेंकट रेड्डी ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की और उनसे नलगोंडा में रैली करने की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की खम्मम में होने वाली तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। राहुल गांधी 30 जून को खम्मम में रैली करेंगे। इस दौरान बीआरएस के कई नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, आधा दर्जन के करीब पूर्व विधायक और कई दूसरे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। दावा किया जा रहा है कि बीआरएस नेता पूर्व सांसद पांगलू लेटी, श्रीनिवास रेड्डी और पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव 22 जून को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। खम्मम के बाद राहुल गांधी महबूब नगर में भी पार्टी की रैली को संबोधित करेंगे। यहाँ भी जुपल्ली कृष्णा राव सहित कई नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे। तेलंगाना कांग्रेस ने दावा किया है कि ये अभी शुरुआत है। 30 जून को जब राहुल गांधी की रैली होगी उस समय तक कांग्रेस में शामिल होने वाले कई और नेता सामने आएंगे। बीआरएस, बीजेपी और टीडीपी के कई नेता पार्टी के संपर्क में है। दरअसल तेलंगाना के निर्माण के बाद केसीआर यहाँ की सत्ता में है, लेकिन इस बार उनके लिए राह आसान नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने पहले से ही उनकी घेराबंदी तेज कर दी है। तेलंगाना की चुनावी पिच पर राहुल और प्रियंका की एंट्री से बीजेपी और केसीआर परेशान हैं। परेशान तो पीएम मोदी भी है। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस जनता के मुद्दों पर लड़ने वाली है। ये बात कांग्रेस प्रमुख कई बार कह चुके हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों को बर्बाद करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस सरकार में लाखों नौकरियां छीन ली गई हैं। उन्होंने ये सवाल भी किया कि इस सरकार में ठेके की नौकरियों में बढ़ोतरी क्यों हुई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, लाखों सरकारी नौकरियां छीनकर पीएसयू को बर्बाद करना किस टूल किट का हिस्सा है नरेंद्र मोदी जी? क्या मोदी सरकार ये नहीं मानती कि पीएसयू देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है? क्यों मोदी सरकार ने सिर्फ 7 पीएसयू से 3,84,000 नौकरियां छीनी? क्यों केंद्र सरकार में महिलाओं की नौकरियां 42% घटी? क्यों कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल सरकारी नौकरियों में 88% की बढ़ोतरी हुई? मेक इन इंडिया का हाई वोल्टेज प्रचार केवल अपनी छवि चमकाने के लिए था, उससे देश को क्या मिला? इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शुक्रवार को मोदी सरकार पर इसी मुद्दे को लेकर हमला बोला था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा था, कांग्रेस सरकारों ने देश में रोजगार देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उम्दा कंपनियां बनाई थी, लेकिन मोदी जी के शासन में इन कंपनियों का हाल देखिए। 7 पीएसयू में 3,84,000 रोजगार खत्म हो गए।
पीएसयूज में ठेके व संविदा वाले कर्मचारियों की संख्या 19% से बढ़कर 42% हो गई। अच्छी नौकरियां देने वाली इन कंपनियों से रोजगार खत्म क्यों किया जा रहा है? देश निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली इन कंपनियों को मोदी जी की सरकार क्यों बर्बाद कर रही है? प्रियंका ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें 7 पीएसयू में नौकरी गंवाने वालों का आंकड़ा दिया गया है। और आज खड़गे ने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी को घेरा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन गोधरा मामले के बाद हुए टकराव के आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया था, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में 2 समुदायों के बीच टकराव शुरू हो गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोगों पर मामले दर्ज किए गए। इनमें से 4 अलग अलग मामलों में गुजरात की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। इसके बाद पूरे गुजरात में एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। सरकारी आंकड़ों की ही माने तो 1044 लोगों की जान इसमें गई, जिसमें से 75% लोग अल्पसंख्यक समुदाय के थे। इस दौरान सबसे ज्यादा हंगामा पंचमहल जिले में रहा। यहाँ पर कलोल बस स्टैंड, देलोल गांव और देरोल स्टेशन के पास सांप्रदायिक टकराव हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस मामले में कुल 52 लोगों को आरोपी बनाया गया था और आज पंचमहल की हलोल जिला अदालत ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन फैसला आने से पहले ही 52 में से 17 आरोपियों की जान जा चुकी है और बचे हुए सभी 35 आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्ष त्रिवेदी की अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में अदालत के सामने 130 गवाहों को भी पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने गवाहों के बयानों को विश्वसनीय नहीं माना। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा सभी को बरी किया जाता है। इससे पहले 20 अप्रैल को भी नरोदा गांव मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री माया कोडनानी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया था और अब एक बार फिर सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट का यह फैसला पीड़ितों के जख्मों को फिर हरा कर गया। इधर बृजभूषण पर दाखिल चार्जशीट से पीड़ित पहलवान भी खुश नहीं हैं, खासतौर से पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता शेयर की, जिसमें लिखा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। उनके इस पोस्ट से समझा जा सकता है कि वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहली बार पहलवान विनेश फोगाट ने प्रतिक्रिया दी है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता शेयर की, जिसमें लिखा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, दयूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो। इस कविता से ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण पर चार्जशीट से विनेश फोगाट संतुष्ट नहीं है। वहीं 6 पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को खत लिखकर एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल 10 अगस्त के बाद कराए जाने की मांग की है। खत लिखने वालों में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान, संगीता और जितेंद्र शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि धरने की वजह से उन्हें 23 सितंबर से चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल की तैयारियों के लिए कुछ और वक्त की जरूरत है। मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की एडहॉक समिति से पहलवानों की मांग पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करने को कहा है। एशियाई खेलों के लिए नाम के साथ एंट्री की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। उधर दिल्ली पुलिस ने पहलवानों पर दर्ज एफआईआर कैंसिल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। पहलवान साक्षी मलिक ने शुक्रवार को साफ कर दिया था कि उनकी लीगल टीम की ओर से दिल्ली पुलिस की कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट को पाने के लिए एप्लीकेशन डाली गई है। चार्जशीट मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद ही पहलवान अपनी आगामी रणनीति बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चार्जशीट में ये भी देखा जाएगा कि उसमें लगाए गए चार्ज सही है या नहीं। सभी चीजें देखने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे,
वहीं कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 22 जून को है। पहलवानों के तेवरों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किल में तो फिल्म आदि पुरुष भी है। प्रभास, कीर्ति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन वहीं इस फिल्म के किरदारों के डायलॉग फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आए, जिस वजह से सोशल मीडिया पर यूजर्स मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं। ये फिल्म रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। करोड़ों रुपए की बजट वाली फिल्म आदि पुरुष रिलीज होते ही विवादों में आ गई है। सबसे ज्यादा विवाद रामायण के किरदारों के लुक और उनके डायलॉग्स को लेकर हो रहा है। फिल्म की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई जगहों पर फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। कई जगह फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। वैसे ये माना जा रहा था कि फिल्म रिलीज होगी तो नए विवाद उठेंगे, और हुआ भी वैसा ही। रावण के रोल में जहां सैफ अली खान के लुक से लोग नाराज हैं, तो वहीं हनुमान के डायलॉग पर भी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल फिल्म में हनुमान के कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो दर्शकों को बेहद नागवार गुजरे। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि फिल्म बनाने वाले और डायलॉग लिखने वाले को कम से कम रामायण की बेसिक चीजें तो पढ़ लेनी चाहिए थी। दरअसल आदि पुरुष में हनुमान जब सीता माता की खोज में लंका जाते हैं तो मेघनाथ उन्हें बंदी बना लेते हैं और लंकेश रावण आदेश देते हैं कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। इस पर हनुमान बोलते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। फिल्म में मेघनाथ अशोक वाटिका में पहुंचे हनुमान से कहता है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। रावण को समझाते हुए मंदोदरी कहती हैं, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। मेघनाथ का एक डायलॉग है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। बस यही वो डायलॉग हैं जिसे लेकर सबसे ज्यादा हंगामा मचा है। आदि पुरुष के डायलॉग लिखने वाले राइटर मनोज मुंतशिर ने कहा है कि जिस डायलॉग को लेकर हल्ला हो रहा है उन्हें जानबूझकर ऐसा लिखा गया है जिससे आजकल के लोग उससे जुड़ सकें। वहीं मुंतशिर पर लेखक और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के डायलॉग चोरी करने के आरोप भी लग रहे हैं। विवादों में आई फिल्म आदि पुरुष कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो मणिपुर में भी बवाल मचा हुआ है। मणिपुर में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा दिनों से प्रदेश में टकराव की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। तो क्या है इस हंगामे की वजह और अब कैसे हैं हालात, देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीर उस खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य की है जहां आजकल कोई भी सुरक्षित नहीं है। वो राज्य है मणिपुर। यहाँ तमाम कोशिशों के बावजूद हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं और अब तो मंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। मणिपुर में विद्रोहियों ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री R.K. रंजन सिंह के आवास को निशाना बनाने के साथ साथ कई और मंत्रियों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया। इस हंगामे के बाद बीजेपी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ विपक्ष सवाल उठा रहा है बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी NPP ने भी चेतावनी दी है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाई जॉय कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में स्थिति नहीं सुधरी तो हम बीजेपी के साथ अपने गठबंधन पर फिर से विचार करेंगे। एनपीपी बीजेपी के साथ अपने समीकरणों पर फिर से विचार करने को मजबूर हो जाएगी। हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। इस बयान ने बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया है। वैसे सरकार के खिलाफ विरोध का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के पूर्व आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्रदेश के हालात को लेकर बातचीत की है और फौरन उचित कदम उठाने के लिए आह्वान किया है, जिस पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है। अब सरकार तो लगातार भरोसा दे रही है, लेकिन मैतेई और कुकी समुदाय अब भी आमने सामने हैं। दरअसल मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का कुकी समुदाय ने विरोध किया है। इसके बाद से राज्य में बवाल मचा है। अब सवाल उठता है कि कब शांत होगा हंगामा। और बुलेटिन के आखिर में बात बिपरजॉय की। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में आए बिपरजॉय से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। आपको बता दें कि बिपरजॉय कच्छ के इलाके में ही टकराया था, इसलिए इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब बिपरजॉय का राजस्थान में क्या है असर, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात के बाद तूफान बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में नजर आ रहा है। आज सुबह से ही बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर और नागौर में बारिश हो रही है। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जालोर, सिरोही और बाड़मेर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इन जिलों में 4 से 5 इंच तक बारिश रिकॉर्ड हुई है।
मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रेलवे ने बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट भी कैंसिल की गई हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर के 5 गांवों के 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बिपरजॉय के असर की वजह से बीते 2 दिन से राजस्थान के 80% इलाके में बादल छाए हुए हैं। बीती रात चूरू के बिदासर में इस सिस्टम की वजह से 76 mm यानी 3 इंच बरसात हुई। सिरोही के कई इलाकों में 62 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर के सेड़वा और सिरोही के माउंट आबू में 5-5 इंच दर्ज की गई है। इसके अलावा सिरोही में बीती रात से अब तक 27 mm करीब 1 इंच से ज्यादा बरसात हुई है। वहीं जोधपुर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक, राजसमंद समेत अन्य जिलों में भी 1 से लेकर 30 mm तक बरसात दर्ज हुई है। आपको बता दें कि तूफान बिपरजॉय शुक्रवार रात राजस्थान पहुंचा। इसकी रफ्तार कम हो गई है। राज्य में इसका असर रविवार तक रहेगा। तूफान के असर से अब MP, UP और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान में आंधी के साथ बारिश हुई। जालोर, बाड़मेर, जोधपुर में 1 इंच तक पानी बरसा। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। जगह जगह पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए थे। राजस्थान के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और नरेगा के मजदूरों के लिए 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।